गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आपके बच्चों। मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी ऑनलाइन क्लास को जारी रखें। बच्चों हम लोग इसके पहले 3 मॉडल पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर इसी तरह से आप मॉडल पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहां से आने वाले हैं, सॉल्व कैसे करना है, और इस तरह से आप फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर आप केयर किए होंगे बच्चों तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चन ही आ रहे हैं। मतलब जहां से पूछ रहा है एक सेट में, वहीं से दूसरे सेट में, वहीं से तीसरे, सभी सेटों में लगभग एक ही जैसे है। इसका मतलब है कि अब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कहां से हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो बोर्ड के एग्जामिनेशन में बिल्कुल वही मिल जाए। ठीक है, तो आप ऐसे ही अनसॉल्व पेपर अगर आपके पास होगा तो आप अनसॉल्व पेपर को भी सॉल्व करते रहिए। जो मैं यहाँ से सेट सॉल्व करा रहा हूँ उसको भी सॉल्व करते रहिए। एक कॉपी बना लीजिए, सारी चीजें उस पर व्यवस्थित ढंग से लिख जाइए। इससे क्या होगा, आपको आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी कि आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेंटेन कर लीजिए। जो ये सेट बताया जा रहा है इसके PDF आपको भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप अपने रफ, पेन, कॉपी सब अपने साथ लेके बैठिए, किताब भी लेके बैठिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको न समझ में आए आप उसको देख करके आसानी से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का मॉडल पेपर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें से साइंस का मॉडल पेपर है। उस साइंस के मॉडल पेपर में से हम लोगों ने क्या है, फिजिक्स का जो खंड क है उसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। खंड क का जो पहला का क है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। बच्चों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? क्वेश्चन के कहने का ये मतलब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बच्चों इसका जवाब होगा उत्तल दर्पण में हम उसके सामने वस्तु को कहीं पर क्यों न रखें, कहीं पर भी रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब जो होता है वह सदैव उस दर्पण यानी उत्तल दर्पण का जो ध्रुव है और जो उसका फोकस है उसी के बीच में बनेगा। यानी उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वह हमेशा कहां बनेगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ये बीच बनता है, ये दर्पण के ध्रुव और जो उस दर्पण का फोकस है उसी के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। एक पहला हो गया, पहले का जो सवाल है, पहले का दूसरा है कि यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश हो, यदि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का जो क्रांतिक कोण कितना 45 अंश, ये आपका क्रिटिकल एंगल हो गया क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम लोग दिखाते हैं IC से और इसका मान कितना दिया है 45 दिया हुआ है। तो उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा, उस द्रव का अपवर्तनांक, तो द्रव का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है कि अपवर्तनांक कि द्रव का जो अपवर्तनांक n है इसका मान क्या है। तो बच्चों आप पीछे पढ़ चुके हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या सूत्र होता है। तो सूत्र हम लोग लगाएंगे कि n बराबर 1/sin IC से, तो n बराबर 1/sin IC। अब इसकी वैल्यू लिख लीजिए, तो n बराबर जाएगा 1/sin
डिवाइडेंस का मान कितना होता है 1/1 अंडर रूट में 2। ये कहां जाएगा सबसे ऊपर, इसका मतलब n बराबर हो गया रूट में 2 और रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। इसका मतलब है कि y के सापेक्ष उस द्रव का जो अपवर्तनांक है वह 1.414 क्या है बराबर है। यह द्रव के सापेक्ष हवा के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक है। इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या है दूसरा है, वही सही है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पहले का थर्ड तो पहले का थर्ड है, ये नंबर 1 हो गया और ये तीसरा हो गया। पहले के थर्ड में है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वह है कि Q बराबर कितना, एक कूलाम। Q का मान एक कूलाम होता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E से दिखाते हैं, यह है 1.6 पूरे 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 पूरे 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 पूरे 10⁻⁻19 कूलाम क्या है, इस पर आवेश हो गया। अब इसके बाद पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान कितना होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n है उसका मान कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान हो जाएगा 1.6 पूरे 10⁻⁻19। तो n बराबर सूत्र क्या आएगा, तो ये हो गया हमारा सूत्र कि Q बराबर NE से। तो Q बराबर NE से क्या हो जाएगा कि n बराबर ये हो जाएगा Q बटे E। n बराबर Q बटे E, तो n बराबर Q बटे E करेंगे, इसका मतलब n बराबर 1/1.6 पूरे 10⁻⁻19 यानी कितना, ये हो जाएगा 1 पूरे 10⁻19 बटे 1/6, 100 बटे 16 पूरे 10⁻18। 16 छका 96, 16 गुना 32, 16 बचे 80 पूरे 10⁻18 यानी कि एक कूलाम आवेश में जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 6.25 पूरे 10⁻18 होती है। ठीक बच्चों, आप इसे याद रखिएगा ताकि इन फ्यूचर आप क्या कर सके, आप डायरेक्टली इसके आंसर को चूज कर पाए जो भी ऑप्शन सही हो कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 6.25 पूरे 10⁻18 होती है। आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहले का ग हो गया, पहले का चौथा है वाला क्वेश्चन देखिए क्या है इसका आंसर। तो घ में दिया है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको इसका आंसर देना है। तो दूर दृष्टि दोष है क्या, दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती।
जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो कहा जाता है कि उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है। यानी दूर दृष्टि दोष में नजदीक का नहीं दिख रहा है, और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि हमें एक निश्चित फोकस दूरी का या उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का बच्चों को दूसरे का दिया है कि एक परिपथ में कुल प्रतिरोध 20 ओम का है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर क्या है? 20 ओम। ये परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। फिर कह रहा है कि इस परिपथ की सामर्थ्य 80 वाट है। सामर्थ्य कितना दिया है? सामर्थ्य P बराबर ये है आपका 80 वाट। P बराबर 80 वाट दिया है। फिर कह रहा है कि इस परिपथ द्वारा आसानी से कितनी धारा बहेगी। इस परिपथ से आसानी से कितनी धारा बहेगी? इसका मतलब आपको धारा का मान I बराबर आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग बच्चों शक्ति का वह सूत्र लगाएंगे जिसमें प्रतिरोध और धारा आती हो। प्रतिरोध और धारा जिस सूत्र में आता हो वही आपको प्रयोग करना है। तो सूत्र है कि P बराबर I स्क्वायर R। ये शक्ति का वह सूत्र है जिसमें धारा प्रतिरोध आते हैं। तो धारा का होगा, तो इसलिए I स्क्वायर बराबर P बटे R। I स्क्वायर इक्वल टू P बाई R। और जब I स्क्वायर इक्वल टू P बाई R हो गया, इसका मतलब है कि हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो P की वैल्यू जो है वह है 80 और रेजिस्टेंस इसका है 20। ये इससे कैंसिल हुआ और इसको कैंसिल काटे करेंगे तो ये 4 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो I स्क्वायर बराबर 4। तो I स्क्वायर किसको हम क्या करेंगे? इसको हम लोग कर सकते हैं कि रूट में 4 अंडर रूट 4। तो आपको बच्चों पता होगा कि 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो बच्चों 4 का जो वर्गमूल है वो है आपका 2। और धारा है, धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये यानी कि उस परिपथ में जो सुरक्षित धारा होगी वो कितनी प्रवाहित होगी? वो 2 एम्पियर के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे का जो ख दूसरे का क्या हो गया? दूसरे का ख। दूसरे के सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है एक ख हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि जिसमें नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से थोड़ी दूर अगर वस्तु है तो वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं, तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वह अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करके किया जाता है। तो इसमें वो अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक क्या कर रहा है? देख लेता है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वहां पर बन रहेगा तो वह व्यक्ति क्या करेगा? उस वस्तु को देख पाएगा। इसका मतलब है कि ये B की वैल्यू हो गई -2 मीटर के बराबर। ठीक, देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना। तो बच्चों मैंने तो पहले बता दिया कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब नजदीक का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। और दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होगा। अब कितनी फोकस दूरी होनी चाहिए? तो दूर निकट दृष्टि दोष नजदीक का दिखाई दे रहा, दूर का नहीं दिखाई दे रहा, मतलब तो ये U की जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी इनफाइनाइट। और
दूरी के चश्मे का प्रयोग करना है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी दी गई है वो 0.25 मीटर है, लेकिन 25 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो फोकस दूरी हम लोग निकालेंगे, सूत्र लगा लेंगे हम लोग 1/f = 1/v - 1/u से 1/f = 1/-2 - 1/∞। तो 1/f = हो जाएगा -1/2 और 1/∞ मान 0। तो f कितना -2 मीटर, यानी कि जो चश्मा लगाना पड़ेगा हमें वह -2 मीटर फोकस दूरी के लेंस का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह लेंस के यानी कि 200 सेंटीमीटर का हमें क्या करना पड़ेगा, एक अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, इसकी क्षमता भी हम ज्ञात कर सकते हैं, P = 1/f से। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है तीसरा। तीसरे में कह रहा है कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करिए। क्रांतिक कोण है और अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करें। तो बच्चों जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, क्रांतिक कोण बनता कब है? ये अगर IC हो गया तो ये जो होगा वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मान है R = 90। ये होगा आपका सघन माध्यम और ये होगा आपका विरल माध्यम। एक हो गया सघन माध्यम और एक हो गया आपका विरल माध्यम। तो जो सघन माध्यम है वो आपका माध्यम नंबर 2, विरल माध्यम है जो है नंबर 1। सघन माध्यम और ये हो गया आपका विरल माध्यम। तो सघन माध्यम और जो विरल माध्यम है तो हम जानते हैं कि 2n1 सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 = कितना, sin I/sin R। sin I है क्या, sin I। जब I क्या हो जाएगा IC, तब R = 90 हो जाएगा। इसलिए 2n1 = sin IC/sin 90 और sin 90 अंश का मान जो होता है वह 1। तो जब 1 हो गया तो इसका मतलब है कि 2n1 बराबर हो जाएगा sin हो गया IC हो गया बटे 1, किंतु 1n2 = 1/2n1, इसलिए 1n2 = 1/sin या IC। या हम इसको ये भी कर सकते हैं कि कोसेक IC। तो ये बच्चों क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध का सूत्र है कि 1n2 = 1/sin IC। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में देखा जाए क्या दिया हुआ है। चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारावाही सीधे तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं कि एक तार में धारा प्रवाहित हो रही है और हमें क्या करना है, उसका चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि ये एक चौकोर तार कोई टुकड़ा है कागज का, ठीक है। एक तार है जो इसमें से होकर के इधर निकला हुआ है, इसमें बैटरी के द्वारा हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये धारा ऊपर की तरफ यानी ऊपर से नीचे इसमें क्या हो रहा है, प्रवाहित इसमें धारा बढ़ेगी। तो जो कागज का जो टुकड़ा है इस पर क्या करना है आपको, कुछ चूड़ लोहे की चूड़ क्या करते हैं, इसमें फैला देते हैं। तो जब लोहे के चूड़ इस पर फैला दिए जाएंगे तब क्या होगा, हम जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ओर्स्टेड के प्रयोग के नियमानुसार कि जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब किसी सीधे तार में धारा बहती है तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समकेंद्री वृत्त के रूप में होता है। समकेंद्री वृत्त का मतलब है कि एक वृत्त हो गया, दो वृत्त हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, सभी का सेंटर क्या होगा, सभी का सेंटर सेम होगा, एक ही होगा। तो यहां पर जब लोहे का जो चूड़ है वह इधर उधर फैला होगा, जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें क्या होता है कि संकेंद्री वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो लोहे का जो यहाँ फैला हुआ था वो सब लोहे का जो क्या होगा, वह कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, यानी कि ऐसे सर्कुलर वृत्तों के रूप में क्या होगा, अरेंज हो जाएगा इस तरह से। ये जितना इसमें दिख रहा है आपको लोहे का चूड़, वो सब क्या होगा, ऐसे सर्कुलर वृत्तों के रूप में फैल जाएगा। अगर वैद्युत धारा की डायरेक्शन बदल देते तो जैसे वैद्युत धारा की डायरेक्शन बदली जाएगी वैसे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी जो डायरेक्शन जो सर्कुलर दिख रहे हैं उसकी भी डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाता है। यानी कि अगर कागज के तल के ऊपर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ धारा बहेगी तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, वो क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के सुइयों के चलने की दिशा में, यानी किस तरह से, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब ये यस, ये दक्षिणी ध्रुव, एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये अगर कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है तो यस एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ है तो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है तो एक क्लॉकवाइज दिखेगा और बाहर की तरफ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस दिए गए थे सेट नंबर 4 में। इसके अलावा मोटर, जनित्र और मानव में ये 3 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने क्योंकि जो चौथा क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय है वह मैक्सिमम चांस है कि इन तीनों में से कोई एक आ जाए।
इससे अच्छा है कि आप क्या करिए इन 3 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करिए। थैंक यू।